कबीर ने प्रताप से पूछा, वो पेंटिंग उस घर में कहाँ से आई? पता नहीं जी, वो घर एक पागल बुढ़िया का था। वो तो मर गई, उसी की रही होगी, प्रताप बोला। होगी? कबीर ने पूछा। विनीत साहनी जम्हाई ले रहा था मगर प्रताप मुंह फाड़े सोचने लगा। एक्चुअली मैं ना अब थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ जी। क्या? कबीर बोला और विनीत साहनी भी उसे देखने लगा। अगले दिन हम उस घर को तोड़ने वाले थे। हमने सारा सामान खाली कर दिया था उसका। तब शाम के वक्त विवेक सर आए थे उधर और उनको वो पेंटिंग मिली। प्रताप बोला, पर अभी तो आपने कहा कि आप घर खाली कर चुके थे, हर सामान हटा चुके थे वहां से। कबीर ने कहा, वही तो, फिर वो पेंटिंग उधर कैसे पहुंच गई? प्रताप बोला, जरा सोच कर देखिए, याद कीजिए कि क्या पेंटिंग उस घर के सामान थी, या ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने बाद में वहां रखा हो? कबीर बोला। विनीत साहनी उसका मुंह देखने लगा और प्रताप गहरी सोच में डूब गया। अरे बोलना प्रताप, विनीत साहनी व्यग्रता से बोला। अब आप बोल रहे हो ना तो मुझे भी लग रहा है, प्रताप सोचता हुआ बोला। क्या? कि कोई उस पेंटिंग को उधर बाद में लाकर लगाया। हमने चम्मचे तक खाली कर दी थी उस घर की, तो उतनी बड़ी पेंटिंग उधर कैसे छोड़ देते? और मुझे नहीं लगता कि जब घर खाली हो तब मैंने उस पेंटिंग को उधर पे देखा भी था। वो तो जब विवेक सर उधर पे आए और उस पेंटिंग का पूछा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। तो ये अलग अलग टाइम पर हुआ, घर से सामान खाली करना और साहनी साहब का वहां आना। हाँ जी, सामान तो दोपहर को ही खाली कर दिया था। साहनी साहब तो शाम को आए थे। इस दौरान उस घर पर कौन था? कोई नहीं, जरूरी भी नहीं था। उस दिन हम वहां एक दूसरे घर को तोड़ रहे थे, मैं वहां था। वो तो जब साहनी साहब आए तब मैं वापस उधर गया और तब वो पेंटिंग भी दिखी जिसे उन्होंने घर पहुंचाने को कहा। अब कबीर को साफ साफ महसूस हो रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ हुई थी। कबीर साहनी भी अजीब भाव से कबीर को देखे जा रहा था और प्रताप के चेहरे पर तो ऐसे भाव थे जैसे वही इकलौता विवेक साहनी की हालत का जिम्मेदार हो। ये सब क्या हो? विवेक साहनी ने बोलना शुरू किया मगर कबीर ने उसकी बात काट दी। आप जानते हैं वो घर किसका था? मतलब वो बुढ़िया तो मर चुकी है, उसके बाद? नहीं, पता तो नहीं, विनीत साहनी बोला। पता लगा सकते हैं? कबीर ने धीरज के साथ पूछा। हाँ, वो चल जाएगा, वहाँ जो बिल्डर काम कर रहा है उसी के पास सारा रिकॉर्ड है। तो प्लीज एक काम बिल्कुल जल्दी से कीजिए। वो घर जिस बुढ़िया का था ना, उसका कोई तो होगा। बेटे थे पर वो विदेश में रहते हैं, एक बांझी है इधर इसी शहर में। प्रताप बोला। किसी से भी कांटेक्ट कीजिए और यह पता लगाइए कि क्या वह पेंटिंग उस बुढ़िया की ही थी। मुझे यकीन है वो नहीं थी, बाकी प्लीज कंफर्म कीजिए। साहनी साहब के साथ तो बहुत गलत हुआ, पर शायद हम औरों को शिकार होने से बचा सके। कबीर बोला। विनीत साहनी ने सहमति में सर हिलाया और उसके चेहरे पर कबीर के प्रति कृतज्ञतापूर्ण भाव भी थे। 24। कबीर अपनी बाइक पर सवार कहीं और जा रहा था। साहनी का मामला तो हो गया। उसे लगभग यकीन ही था कि टूटने को तैयार उस घर में उस टूटी छत वाली तस्वीर को बाकायदा प्लांट किया गया था। अब दूसरा मामला, यानी कि जीत ओबेरॉय का फार्म हाउस, वहां वो पेंटिंग कहाँ से आई? नैना का कहना है जीत ओबेरॉय को इस बारे में मालूम नहीं था। और दर्शित, उस पर तो अब कबीर को शक होने लगा था। तो बचा कौन? जीत ओबेरॉय की पत्नी शिखा ओबेरॉय। शिखा ओबेरॉय के उस शहर में कई ब्यूटी सैलून थे। उसने पहले पता किया कि वो कहाँ है और उसी ब्रांच में पहुंचा। और वहां पहुंचकर कबीर को एक धक्का सा लगा। पुलिस की गाड़ी। यहाँ अब क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी सैलून के बाहर ही खड़ी थी। कबीर पूरी सावधानी बरतते हुए अंदर गया। उसने शिखा ओबेरॉय के बारे में पूछा। पता चला वो अपने ऑफिस में थी और एक क्लाइंट के साथ व्यस्त थी। तो फिर पुलिस की गाड़ी? रिसेप्शनिस्ट ने कबीर से पूछा कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है। जवाब में कबीर ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं इससे क्या समझ में आया, पर वो थोड़ा हकबका गई। उसने कबीर से बस 5 मिनट ही इंतजार कराया होगा और फिर उसे शिखा ओबेरॉय के केबिन में भेज दिया। शिखा ओबेरॉय ने सर से पांव तक लेकर कबीर को देखा। वो मुस्कुराई और उसे बैठने का इशारा किया। कबीर वहीं बैठ गया।
शिखा ओबेरॉय अब भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। कभी वो मुस्कुराती तो कभी वो आंखें सिकोड़ लेती। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? कबीर ने पूछा। नहीं, पर क्या तुम्हें पता है तुम हैंडसम लगने के कितने ज्यादा करीब हो? वो उसे गौर से देखती हुई बोली। कबीर हंसा और बोला, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। बात? शिखा ओबेरॉय ने अपनी आंखें सिकोड़ी। हाँ, आपके हस्बैंड के बारे में। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? शिखा ओबेरॉय ठंडेपन से बोली। अब उसके चेहरे से सारी व्यवसाय सुलभ मुस्कान जा चुकी थी। नहीं, आप नहीं जानती, आपके पति जानते थे। कबीर ने झूठ बोला। उससे मुझे क्या? वो मुंह बिचका कर बोली। मामूली सी बात है, अब तक तो बात हो भी चुकी होती और मैं जा भी चुका होता। कबीर बोला। बोलो। शिखा ओबेरॉय घड़ी देखती हुई बोली, जैसे अभी अभी याद आया हो कि उसका समय कितना कीमती था। कबीर ने उसे भी शहर में गायब हो रहे लोगों का हवाला दिया और पेंटिंग की बात बताई। वैसी ही पेंटिंग आपके फार्म हाउस में भी लगी है। आपके पति को नहीं मालूम वो कहाँ से आई। क्या आपको मालूम है? तुम प्रेस रिपोर्टर हो? शिखा ओबेरॉय बोली। जी, फ्रीलांसर। मामूली सवाल है, आप बता दीजिए मुझे, और कुछ नहीं जानना, मैं चला जाऊंगा। क्या पूछा तुमने? वो पेंटिंग। देखो, जो भी तुम हो, मेरा उस फार्म हाउस से कोई लेना देना नहीं, और हो भी नहीं सकता। कैसे कोई औरत ऐसी जगह पर कदम भी रख सकती है जो उसके पति की अय्याशी का अड्डा हो? मैं वहां पिछले 2 सालों में कभी नहीं गई। शिखा ओबेरॉय बोली। कबीर को वो सच बोलती हुई लगी। तो इसका मतलब था न जीत ओबेरॉय और न ही शिखा ओबेरॉय ने उस तस्वीर को वहां लगाया। तो फिर किसने? इसका जवाब कबीर के पास था, मगर पक्का करना जरूरी था। तो वहां बस आपके पति ही जाते हैं? हाँ। और दर्शित? कबीर ने पूछा। तब शिखा ओबेरॉय ने उसे चौंक कर देखा। तुम जानते हो उसे, दर्शित को? आज सुबह मिला था। हाँ, वो भी जब कभी इंडिया आता है वो वहीं रुकता है। कबीर उठ खड़ा हुआ। थैंक यू मैम, बस एक मामूली सा सवाल और। कबीर बोला। शिखा उसे देखती रही। आपको मालूम है इसके पहले दर्शित इंडिया कब आया था? शिखा ओबेरॉय ने आंखें सिकोड़ी जैसे सोच रही हो। शायद पिछले महीने ही। कबीर ने सर झुकाया और बाहर को चल दिया। आखिर एक पेंटिंग की कितनी रेप्लिका हो सकती है, और वो भी तब जबकि वो कोई बहुत ज्यादा मशहूर कृति नहीं। बावजूद इसके वो जगह जगह दिखती है और कांड होते हैं। फिर तस्वीर में आता है एक पेंटर जो उसकी कॉपी बनाता है, मगर खुद गायब नहीं होता, जबकि दिख रहा है कि वो कितनी बुरी तरह से उसके सम्मोहन में जकड़ा हुआ है। ओह दर्शित, तुम कमाल हो। शायद तुम ही हो जो हर ताले की चाबी हो। कबीर मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इस दर्शित को घेरे। आज जब वो दर्शित से मिलने गया था तब भी उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। वो कुछ तो जानता था। तो फिर कबीर रुक गया और सामने देखने लगा। गलियारे में एक सजा धजा हीरो जैसी शख्सियत का शख्स चला आ रहा था। एक बार को तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया, और जब पहचाना तो कबीर का मन हुआ वो आगे बढ़कर उसका गला दबा दे। वो इंस्पेक्टर बहल था। शहर में एक से बढ़कर एक कांड हो रहे हैं। लोगों की नींदें उड़ी हुई है, और इंस्पेक्टर साहब पार्लर में आकर मेकओवर करवा रहे हैं। तो इसीलिए पुलिस की गाड़ी सलून के सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर बहल रिसेप्शन पर पहुंचा तो उसे कोई बिल नहीं पेश किया गया। उसके लिए सब कुछ फ्री था। आखिर वह पुलिस वाला था, कानून और लोगों का रखवाला था। रिसेप्शनिस्ट ने भी उससे यही कहा, और साथ ही ये भी कि अब वो बिल्कुल सिंघम लग रहा है। इंस्पेक्टर बहल उसकी बात पर फूल कर कुप्पा हो गया। वहीं कबीर का मन हो रहा था कि वो उसका बाल पकड़कर उसका सर दीवार से मार दे। साला चोकर कहीं का। पुलिस अधिकारी होकर भी जिसे किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं, वो चल भी रहा था अकड़कर, जैसे वाकई सिंघम ही लग रहा हो। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा उसे कबीर नजर आया, और बहल एक हद तक सिटपिटा गया। कबीर सीधे तौर पर लोगों के गायब हो रहे मामले से जुड़ा हुआ था। उसे देखकर बहल को याद आ गया कि उसके सर पर कितना बड़ा जंजाल पड़ा हुआ है। तुम यहाँ? बहल ने पूछा। वो खुद झेपा हुआ था, मगर कबीर को इस तरह देखकर
जैसे ब्यूटी सैलून में आकर उसने कानून की कोई धारा भंग कर दी हो। जी मैं यहाँ। आपने तो मुझे पहचान भी लिया, जबकि खुद तो पहचाने भी नहीं जा रहे। कबीर बोला। बहल फिर खिसियाना सा हंसा। अरे नहीं यार, बस कुछ और काम से आया था इधर तो बस। और वो फिर दांत दिखाने लगा। पहले तो कबीर को उस पर बहुत गुस्सा आया, मगर फिर उसका ध्यान गया कि बहल भी अच्छा दिखता है, जो अगर ढंग से रहे। वैसे तो हर बार उसे देखकर ऐसा महसूस होता जैसे किसी अजगर ने पुलिस की वर्दी पहन रखी हो। बहल उसके सामने से होता हुआ चला गया और पीछे खड़ा कबीर सोचता रहा। हाँ, पुलिस से कुछ ना होना, जो करना है उसे ही करना है अब। इसी बारे में सोचता हुआ कबीर अपनी बाइक तक आया और इसके पहले कि वो उसे स्टार्ट करता, उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हेलो। वो कॉल उठाता हुआ बोला। हेलो कबीर। उधर से एक कांपता हुआ स्त्री स्वर सुनाई दिया। हाँ जी, कौन? अरे मैं नीलम। फोन नर्स नीलम पाटिल का था। कबीर को याद आया कि उसने उससे कुछ पूछा था। अरे हाँ, कोई अजीब सा बच्चा जिसके पंख थे। नर्स नीलम ने कहा तो था कि वो इस बारे में कुछ जानती है। जी मैम, बोलिए, कैसे याद किया? कबीर पूरी तत्परता से बोला। फोन पर नहीं कबीर, मेरे घर आ सकते हो अभी? ओके, बस आधा घंटा लगेगा मुझे, कबीर बोला और फौरन बाइक पर किक मारी। 20 मिनट में ही वो नर्स नीलम के घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। खुला है, आ जाओ, अंदर से आवाज़ आई। कबीर को लगा शायद अंदर कोई और भी था। धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। कबीर अंदर पहुंचा तो देखा कि नर्स नीलम के साथ उनके ही उम्र की या फिर शायद उनसे कुछ ही छोटी एक और महिला बैठी हुई थी। आ गए कबीर, बैठो बैठो, नीलम बोली और सामने एक सोफी की तरफ इशारा किया। कबीर बैठ गया और उनकी तरफ देखा। इनसे मिलो, ये सिस्टर गायत्री है। बहुत पहले हम एक हॉस्पिटल में साथ काम करते थे, एक्चुअली एक ही शिफ्ट में। नीलम ने अपने पास बैठी महिला से कबीर का परिचय कराया। तो गायत्री भी नर्स ही थी। और गायत्री, ये कबीर है, अपना ही बच्चा है, नीलम बोली और कबीर का मन अंदर तक भीग गया। वो ज्यादा मिलता नहीं था उनसे, पर एक बात तो थी कि उनके मन में कबीर के लिए बहुत स्नेह था। कबीर ने हाथ जोड़कर नर्स गायत्री का भी अभिवादन किया। बदले में वो भी मुस्कुराई। गायत्री, तू जो अभी मुझे बता रही थी ना, वो कबीर को भी बता, नीलम बोली। गायत्री के चेहरे पर हिचक के भाव आए। अरे बता ना। देख नीलम, मैं पक्का नहीं जानती, बस देखा था तो। अरे जो भी जानती है वही बता ना। क्या बात है? कबीर बोला। कबीर, याद है तुम किसी अजीब से बच्चे के बारे में पूछ रहे थे जिसके पंख हो, और मुझे वो कुछ सुना सुना सा लग रहा था? नीलम बोली। हाँ तो? वो मैंने गायत्री से ही सुना था, वो भी सालों पहले। अब तो बात पुरानी हो गई, इसी ने देखा था सब, नीलम बोली। गायत्री फर्श को घूर रही थी और अचानक ही बड़ी गंभीर लगने लगी थी। बप्पा, क्या क्या अजूबा है इस दुनिया में, सिस्टर गायत्री खुद में खोई हुई सी बोली। अजूबा? हाँ, तब मैं नाइट ड्यूटी पर थी। मेरे फ्लोर पर अकेले मैं ही थी। 3 बजने को आया जब सिस्टर गौरी आकर मेरे को जाने को बोली। तब मेरा शिफ्ट 3 बजे तक ही था। मैं नीचे आ गई। नीचे? ग्राउंड फ्लोर पर। मेरे को घर जाने का था। फिर मेरे को याद आया अरुण, वो उधर वार्ड बॉय था। उसकी फैमिली में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रही थी। वो मेरे से पैसे लिया था और आज वापस करने वाला था। बोला था जब मैं घर जाऊंगी तो वो दे देगा। मैं उसको ढूंढने लगी पर वो दिखा नहीं तो मेरे को गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई, किसी का हेल्प करो तो लोग फायदा उठाने लगते। गायत्री, छोड़ ना अरुण को, तो वो बात बता, नीलम बोली। वही बता रही मैं अरुण को ढूंढ रही थी। वो मिला नहीं तो मैं ढूंढते हुए जिधर भी गई उधर ऑपरेशन थिएटर था। उधर पे एक जूनियर डॉक्टर था जो मेरे को देखकर हड़बड़ा गया और पूछा कि मैं घर क्यों नहीं गई, मैं इस फ्लोर पर क्या कर रही हूँ। तब तो मेरी समझ में नहीं आया वो इतना हड़बड़ा क्यों रहा था, पर इतना समझ में आया कि उधर पे कोई ऑपरेशन चलता था। ऑपरेशन? सिस्टर नीलम ने कबीर की तरफ देखते हुए आंखें बड़ी कर ली, मानो अस्पताल में ऑपरेशन होना कितनी नायाब और अनोखी बात हो।
तो मैं समझा नहीं, ऑपरेशन हो भी रहा था तो क्या बड़ी बात हो गई? कबीर बोला। वो उधर चुपचाप हो रहा था, बस कुछ ही स्टाफ जानता था उसके बारे में। सिस्टर गायत्री यूं फुसफुसाते हुए बोली जैसे कोई और भी उनकी बात सुन लेगा। ओह, ऐसा क्यों? कबीर ने पूछा। मेरी भी नहीं समझ आया। मैं उधर से जाने लगी, फिर ऑपरेशन पूरा हुआ और ओटी से कोई तो स्टाफ निकलकर कॉरिडोर में आया। उसी में मेरे को अरुण भी दिखा। उसके हाथ में बड़ा सा ट्रे था, ढका हुआ, पर फिर भी मेरे को वो दिख गया। सिस्टर गायत्री बोली और जैसे एक बार फिर सालों पहले की उस रात में पहुंच गई। क्या दिखा? कबीर बोला। पंख, वो भी काले रंग का, उसी ट्रे में। क्या? कबीर चौंक पड़ा। ऐसा लग रहा था वो कौवा मार के ले जा रहा हो। पर कौवे का उधर हॉस्पिटल में क्या काम? और वो क्लॉथ से कवर था ना, उस पर ब्लड भी लगा हुआ था। सीनियर डॉक्टर भी बाहर निकला और मैं तो बस पलटकर भाग ही गई उधर से। पता नहीं क्या था, पर मैं तब डर गई थी। मतलब कुछ तो भी अजीब हुआ था उधर। फिर क्या हुआ? कबीर ने पूछा, जिससे रोमांच सहन नहीं हो रहा था। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गई ना, तो भी मेरे को वो रात वाली बात ही याद आती थी, वो पंख और वो सब। और अब तो मेरे को ये भी लग रहा था कि वो कौवा नहीं था। कौवे का पंख काला तो होता है, पर वो ज्यादा ही बड़ा था साइज में। गायत्री बोली। अच्छा, और कुछ? कबीर ने पूछा। मेरे को वार्निंग मिला कि इस बारे में मैं किधर भी नहीं बोलूंगी। मैं क्यों बोलती, मैं चुप रही, पर बात खत्म नहीं हुई थी। कैसी बात? सब लोग दबी जबान से बात करते थे एक पेशेंट के बारे में। वो कोई बच्चा था, वही जिसका ऑपरेशन चुपचाप हुआ था। अब किसी बच्चे का ऑपरेशन हुआ और ओटी से कोई कौवे के जैसा काला पंख लेकर निकले तो अजीब तो लगेगा ना। वो बोली। और कुछ आपने देखा उस बच्चे को? कबीर ने पूछा। नहीं, अब सब ध्यान रख रहे थे कि कोई लापरवाही ना हो। बस कुछ ही स्टाफ उस बच्चे तक जा सकता था। और फिर उसका भाई। गायत्री सर हिलाती हुई बोली। भाई? कबीर ने पूछा। हाँ, उस पेशेंट बच्चे का भाई भी था, और वो किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रहा था। बड़ा खतरनाक गुस्से वाला था वो। अब मेरे भी भाई के कौवे जैसे पंख होंगे तो गुस्सा तो मेरे को भी आएगा ना। वो भारी समझदारी से बोली। सब सुनकर कबीर सोच में पड़ गया। निश्चित रूप से ये एकांक जैसा ही एक और केस था, मगर एकांक जैसा क्यों? वो एकांक खुद क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो बच्चा एकांक नहीं था, क्योंकि उसके साथ उसका बड़ा भाई भी था। जबकि एकांक तो एक अनाथ बच्चा था, उसका कोई बड़ा भाई नहीं था। और फिर किसी अस्पताल में यूं पूरी सहूलियत के साथ चुपचाप सर्जरी करा सकने की हालत उसकी भी नहीं थी। पक्का ये कोई और था। मगर कौन? एक बार फिर उसके दिमाग में दर्शित घूमने लगा। ओ हाँ, वो एक अच्छे खासे परिवार से है और उसके पास तो उसका बड़ा भाई भी है, जीत ओबेरॉय। कबीर, तुम क्या सोचने लगे? सिस्टर नीलम बोली और कबीर जैसे होश में आया। कुछ नहीं, पर मुझे काफ़ी मदद मिली। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहीं जाना होगा, चलता हूँ। कबीर उठा और बाहर को लपका। नैना अपने भाई का पूरा ख्याल रख रही थी। कईयों ने सलाह दी कि उसे अस्पताल में भर्ती कर दो, पर इससे वो डर जाती कि कहीं उसका भाई रजिस्टर्ड पागल ना बन जाए। वो उसका पूरा ख्याल रखेगी और खूब प्यार से उसे वापस सामान्य कर देगी। वैसे भी अंकुश अब काफ़ी हद तक ठीक था, बस उसे कभी कभी ही दौरे पड़ते थे। वो टूटा फूटा सा कुछ कुछ बताने भी लगा था, अक्सर नींद में भी बड़बड़ाता था। उससे नैना ने अंदाज़ा लगाया कि वो सायरन से ही डर रहा है। वो सायरन डूबकर मर क्यों नहीं जाती? नैना गुस्से से बोली। फिर उसे याद आया कि सायरन दरअसल जलपरी जैसी जीव होती है, जो डूब नहीं सकती। अंकुश को खाना खिलाने के बाद उसने अपने पिता को वहां बैठने को कहा और बाहर तक आ गई। तभी उसके मोबाइल पर एक पिक्चर मैसेज आया, जो उसकी दोस्त और सहकर्मी खुशी का था। नैना ने अपने लिए चाय का पानी गैस स्टोव पर रखा और इस दौरान उस मैसेज को ओपन करके देखने लगी। उसने देखा वो एक जोड़े की तस्वीर थी। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या था, खुशी ने क्यों भेजा था। और जब समझ में आया तो उसे लगा मानो घर की छत ही उसके सर पर आ गिरी हो।
वो तस्वीर एक जोड़े की थी जो साथ खड़े थे और तस्वीर के लिए पोज दे रहे थे। तस्वीर में जो युवती थी उसे तो नैना नहीं पहचानती थी, मगर जो युवक था उसे वो पहचान गई थी। बस इसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। संचित, वो सदमे से बोली। फिर बिना एक पल गंवाए उसने खुशी को कॉल लगाया। नैना तू, ये क्या है खुशी, क्या भेजा है तूने मुझे? नैना सदमे से बोली। पता नहीं यार, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल मूड नहीं था तुझे ये भेजने का, पर फिर लगा तुझे पता होना चाहिए। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। संचित तो मिसिंग था ना, खुशी बोली। वो खुद भी इस बात को लेकर तनाव में थी कि इस तस्वीर को देखकर नैना पर क्या बीत रही होगी। तो दूसरी तरफ नैना के भी कानों में हवा साए साए कर रही थी। ये फोटो मिली कैसे? नैना बोली। गौरव ऑफिस के काम से बाहर गया था ना, उसने देखी। उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और अगली फ्लाइट में अभी टाइम था, तो वो ना मूवी के लिए चला गया। वहीं मॉल में दिखे ये दोनों उसे। फिर कहाँ की मूवी? गौरव ने इन्हें वॉच किया, इसके घर तक गया। नैना, ये संचित ही है और इसके साथ जो लड़की है ना, उसे मैंने पहले भी देखा है इसके साथ। तब इस संचित ने बात घुमा दी थी। गौरव भी नैना के ही ऑफिस में था। नैना से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यह सब सुनकर वो जैसे शून्य में जा चुकी थी। वहीं खुशी उसकी हालत समझ पा रही थी। लास्ट वीक से ही, जब से गौरव वापस आया है, हम यही सोच रहे थे कि तुझसे कैसे बात करें, पर बात करना भी तो ज़रूरी था ना। और हेलो, हेलो नैना, तू लाइन पर है? खुशी की आवाज़ आई, मगर नैना के हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। वो कुछ नहीं सुन रही थी। उसे लग रहा था हर गुजरते पल के साथ वो इंच इंच करके डूबती जा रही हो। वो अपने घर के किचन की छत को घूरती रही। उसे उसमें कोई छेद नजर आने लगा जो दरअसल था ही नहीं, और उसकी चेतना लुप्त होने लगी। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।